डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ये कैश बजट से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी अकाउंटिंग बॉडी का जो आपका पेपर है वो आई थिंक कि इसके बगैर नहीं बनता। तो इंशाल्लाह कोशिश इसके अंदर की गई है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लग जाए, क्योंकि देखें एग्ज़ाम के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट काम आता है। चीज़ें जो हम याद करने की कोशिश करते हैं या रट्टा लगाते हैं वो उससे काम नहीं चलता। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट समझिए और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी जब आप ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका है टॉपिक ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है IAS 7, उसमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें कैश बजट होता क्या है। कैश बजट बुनियादी तौर पे जो हम ये जो कैश बजट है वो बनाते इसलिए हैं ताकि हमें पता ये चले कि हमारे पास मंथ एंड के ऊपर या वीक एंड के ऊपर, नॉर्मली ये मंथली बनता है, वीकली बनता है, हम मंथली बात कर लेते हैं। तो मंथ के एंड पे हमारे पास जो कैश है वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, यानी कि कैश हमारे पास इजाफी पड़ा होगा या कैश हमें कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो मैनेजमेंट है वो पहले ही कैश का बजट बना लेती है और कैश बजट के अंदर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। यही बुनियादी डिफरेंस है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का और कैश बजट का, कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर वो चीज़ें हो चुकी होती हैं, पास्ट डाटा होता है, लेकिन कैश बजट में हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जो करंट होती है, उसको लेके हम चलते हैं, लाइक जैसे ओपनिंग बैलेंस है, और आगे जो उसकी कैश की जो मूवमेंट है, कैश जो इनफ्लो होना है और कैश जो आउटफ्लो होना है, उसके लिए इनको जो है ना वो फोरकास्ट करना पड़ता है। फ्यूचर को जो है ना वो फोरकास्ट करते हैं ये लोग। अच्छा चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो जब हम कैश बजट बनाते हैं तो उससे मैनेजमेंट को फ़ायदा क्या होता है। मैनेजमेंट को फ़ायदा ये होता है कि वो जो सफिशेंट कैश फ्लो है, अगर उसका सरप्लस है, उनको पता लग जाता है कि जब कैश बजट बनाते हैं कि किस महीने में हमारे पास इजाफी कैश होगा, ताकि उसको वो कहीं जो इन्वेस्ट करके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके वो रिटर्न ले सकें। क्योंकि कैश अगर आप कैश बॉक्स में रख देंगे सारा का सारा, तो वो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें इजाफा नहीं होगा। तो बीइंग एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो आपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो यही बुनियादी मकसद है आपका। तो आप उस अवेलेबल कैश को शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि आपकी लिक्विडिटी भी ख़राब ना हो और आप उस आइडल जो कैश पड़ा हुआ है उसको आप यूज़ करके अपना रिटर्न और बढ़ा सकें, अपने वेल्थ को क्रिएट और कर सकें। या फिर अगर आपके पास कैश का डेफिसिट आ गया तो फिर आप को पहले से ही अरेंज कर लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बेस के ऊपर आप ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लें या अपने क्रेडिटर्स के साथ मिलके, तो वो जो आपकी ये पेमेंट है उसको थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर लें, या आप जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी रीस्केड्यूलिंग करवा लें कि जी हम रीशेड्यूलिंग करवा लें कि हमारा जो कैश है वो हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, तो लिहाजा हम आपकी पेमेंट जो है ना वो उसको रीअरेंज आप काइंडली कर दें। तो अब हम देखते हैं, इसको मैंने कोशिश की है कि आपको पिक्टोरियल व्यू इसका दिया जाए ताकि आपको समझ लग जाए कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए कैश इनफ्लोज, जैसे ये कंटेनर है, ये आपका कैश का कंटेनर कह लें या ये सिलेंडर है, इसके अंदर कैश आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका कह रहे हैं कि ये रेजरवायर है, ठीक है ना। तो कैश रिसीट्स जो होंगी जितनी की जितनी जो आप फोरकास्ट करोगे, ये कैश इनफ्लो होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कैश रिसीट कैसे आ सकती है, आइदर आपने जो है ना वो कैश सेल्स कर दी, ठीक है, कैश सेल्स करने से कैश रिसीट आ जाएंगी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ। फिर आपको जो डेटर से पैसे मिल जाएंगे वो आपके आ जाएंगे, या आपने कोई एसेट सेल कर दिया, या आपने कोई लोन ले लिया, या आपने कोई शेयर इशू करने, या कुछ ऐसे
मीन के कुछ भी जो जिससे भी कैश आपको महीने के अंदर आए वो कैश इनफ्लो होगा। और उसके बाद आप कैश आउटफ्लो में जितनी पेमेंट है मंथ वाइज आप में पेमेंट्स कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर कैश परचेजेस आ जाता है। कैश परचेज जब करेंगे तो ज़ाहिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई आप एसेट ख़रीद लेते हैं उसकी पेमेंट वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको। फिर आपने कोई प्लान कर रखा है कि जी हमने जो क्रेडिटर्स को जो जिस पैटर्न से पे करना है वो आ जाएगा, और कोई अदर एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। तो जो कैश एक्सपेंसेस हैं और कैश रिसीट्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर इन करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जो नॉन कैश एक्सपेंस हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। सो इनफ्लो फॉर एग्जांपल $20,000 है हमारा एक महीने का, और आउटफ्लो आपका जो है ना वो से 12,000 है। तो बताइए कि आपके पास नेट फ्लो कितना रह जाएगा। 20,000 इधर इन हुआ और 12,000 आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, वो आपका नेट कैश फ्लो है, दैट इज़ 8,000। तो इस महीने 8,000 आपका नेट फ्लो, ठीक है। यही आपका नेट फ्लो यहाँ पर आ जाएगा जो ओपनिंग आपका कैश और ओपनिंग बैलेंस फॉर सपोज आपके पास जो है ना चलिए इसको हम 14,000 कर लेते हैं। 14,000 आपके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ था, तो नेट फ्लो आपका जो है ना वो 8,000 सरप्लस है। इसको आप बीच में ऐड करें तो इट विल कम टू 22,000। ये देखिए ये आपका जो है ना वो सरप्लस आ जाएगा। इस सूरत में सरप्लस आ जाएगा। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस 14 है और 16 आपका आउट हो रहा है तो 2,000 आपका डेफिसिट कहलाएगा। तो ये इसका जो है ना वो तरीकाकार है। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ से फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखेंगे कैसे हमने इसे फॉर्मेट है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप अपने मुताबिक फॉर्मेट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक बिज़नेस है, उसमें स्टोर यूजिंग 8,000 सेविंग्स, ओपन अ स्मॉल स्टोर यूजिंग 8,000 उनके पास जो है ना वो सेविंग्स थी, उससे उन्होंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और फर्स्ट 3 मंथ का जो कैश सीट और वो फोरकास्ट है वो उन्होंने बता दिया कि परचेज़ हम इतनी करेंगे 8,000, 7 और 11,000 मार्च, अप्रैल, मई में, और सेल्स हम करेंगे 12, 14 और 28 के अंदर। अभी क्वेश्चन ये कहता है, ये जो मैंने रेड में स्टेटमेंट्स को रेड किया हुआ है इसका मतलब है ये पेमेंट्स हैं आपकी, ये आउटफ्लोज़ हैं, और जो ये ब्लैक के अंदर है ये इनफ्लोज से रिलेटेड है। चलिए पेमेंट में अब देखते हैं। पेमेंट में कहते हैं कि जब परचेज़ उन्होंने करना है एक फिक्सचर एंड फिटिंग फॉर हर स्टोर 11,000 का उन्होंने जो है ना वो, और कब करना है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में उन्होंने ये 11,000 आउट करना है एक नॉन फिक्स एसेट को परचेज करने पे, ठीक है। अब ये आप अगर कैश बजट को देखें तो अप्रैल के महीने में आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। इसको मैं ए कह देता हूँ, ए में रिसीट हैं और बी के अंदर जो है ना वो आपकी पेमेंट्स हैं, और सी जो है वो आपका है नेट रिसीट्स या नेट जो है ना वो कैश फ्लो। तो उसके अंदर आपने जब अप्रैल में देखें तो ये देखिएगा ये जो 11,000 है ये आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे, क्योंकि ये पेमेंट है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। सो ये देखिए ये 11,000 की ये पेमेंट अप्रैल में शो हो रही है। तो जब पेमेंट आपकी जिस महीने में फॉल करेगी उसी महीने में आपने उसे रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। रिक्वायर्ड टू पे इन द मंथ ऑफ, हर सप्लायर्स रिक्वायर पेमेंट फॉर परचेजेस इन द मंथ ऑफ परचेज। जिस महीने की परचेज है उसी महीने की पेमेंट आ जाएगी। यहाँ पर उन्होंने परचेजेस बताया हुआ है, यहाँ पे ना तो कैश लिखा हुआ है ना उन्होंने क्रेडिट लिखा हुआ है। तो इस सारे को आपने क्रेडिट परचेजेस समझना है। उधार पे सारा सामान ख़रीदा हुआ है इन्होंने, तो जब ख़रीदा उसी वक्त पेमेंट है। तो देखिए मार्च के अंदर कितनी है, 8,000 है। तो अब आप पेमेंट को देखेंगे जब, तो परचेज़ यहाँ पर ये देखिएगा ये परचेजेस आ गई, और ये मार्च की पेमेंट आ गई इधर, अप्रैल की पेमेंट आ गई इधर, और जो मई है उसकी 11,000 की पेमेंट इधर आ गई।
जिस महीने ख़रीदा है, अगर ये जिस महीने ख़रीदा उससे अगले महीने पेमेंट होनी है तो यही 8,000 इधर आ जाना था, 7,000 आगे चला जाना था। तो इसके लिए कोई वैल्यू उन्होंने दी होनी थी अगर उनका पुराना बिजनेस चल रहा है। तो आगे आते हैं, हर सेल्स आर 50,000, 50% कैश सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स के लिए उन्होंने कैश और क्रेडिट को वाजे कर दिया कि 50% जो है वो आपका कैश है, कैश सेल्स है 50%। तो हर महीने का 50% कैश है, तो बाकी फिर क्रेडिट भी तो 50% ही होगा ना। तो इसमें से 6,000 मीन के कैश का आएगा और 6,000 जो है ना वो आएगा इसमें क्रेडिट। इसी तरह आप नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल को ब्रेक कर सकते हैं, इसी तरह मई को कर सकते हैं। लेकिन अब पेमेंट के हवाले से क्या है, हर क्रेडिट कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे इन द मंथ फॉलोइंग सेल। मार्च की जो क्रेडिट सेल है उसकी पेमेंट अप्रैल में होगी, अप्रैल की क्रेडिट सेल आगे जाके मई में होगी, मई की आगे जाके जून में जो क्रेडिट सेल है। तो अभी आप देखते हैं, सबसे पहले तो कैश सेल देखिए, 12,000 का 50% दैट इज 6,000 मार्च का मार्च में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा चीज़, वो ये कि आप एक महीने की सेल को पकड़ें और उसका इम्पैक्ट जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ दे लें। पहले अब मैं लूँगा मार्च को। मार्च की जो कैश की सेल है 6,000 वो मैंने पहले यहाँ पर लिखी, और फिर ये वाला जो 6,000 है मैं इसे लूँगा रादर के मैं अप्रैल को पकड़ूँ। ये की पॉइंट है, ये ज़हन में रखिएगा। ये देखिए, ये 6,000 यहाँ पे लिखा। अगर उसमें कोई डिस्काउंट देना होता वो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। नॉन कैश तो आना ही नहीं, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का, इसी तरह जो डिस्काउंट अलाउड है या कुछ वो नहीं इसके अंदर आएगा। देन आप 14,000 को पकड़ें, 14 के पहले दो टुकड़े करें, एक 7,000 को यहाँ प्लेस करें, और नेक्स्ट जो क्रेडिट वाला है कस्टमर का वो यहाँ पर। इसी तरह ये 28 को ब्रेक करें आप दो हिस्सों में, 14 इधर और दूसरा 14 आगे आएगा, जो कि हमने लिखना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काइंडली आपने याद रखना है कि आपने जब भी पेमेंट की बात करें या आप कैश रिसीट की बात करें, तो आपने एक पेमेंट को यानी कि एक ट्रांजैक्शन को पकड़ना है और उसका इम्पैक्ट जितने महीनों में आ रहा है वो उन महीनों में आपने उसे प्लेस कर देना है। मंथ वाइज नहीं चलना, आइटम वाइज चलना है, ठीक है। जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि 12,000 जो ये पेमेंट थी ये वाली, मैंने इसको देखा कि ये इसका इम्पैक्ट कौन कौन से महीने में आएगा। पहला इम्पैक्ट कैश, क्योंकि सेल आधी है इसके अंदर 50% है, तो 50% मैंने उसी महीने में लिखा, और उसका जो अगला पोर्शन है वो किस महीने में जाके मिलना था मैंने पहले वहाँ पे एंट्री की। इसी तरह पेमेंट के लिए भी याद रखिएगा, यहाँ पर तो सिंपल था कि पेमेंट 8,000 मार्च की मार्च में करनी है, तो ये भी तो हो सकता था कि 40% इस महीने में करते और बाकी 60% अगले महीने में करते। तो पहले आपने फिर उस एक पेमेंट को पकड़ना था और जहाँ जहाँ वो लाए करनी थी उधर आपने लिखना था। ये अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। अदरवाइज़ याद रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन स्ट्रेस में होते हैं आप लोग। स्ट्रेस में जब होते हैं तो फिर आप जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। अब कैश बजट के लिए एक और मैं आपको थोड़ी सी टिप दे दूं, जब भी आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो ना, तो उसमें ये जो कैश बजट वाला क्वेश्चन है ये आपने सबसे लास्ट पे करना है, पहले नहीं करना, सबसे लास्ट पे बनाना है इसे। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जब पेपर आए तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे एंड पे रखना है आपने, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन वो उनका लिंक ज़्यादा महीनों के साथ होता है, ठीक है। तो एक तो बात ये याद रखनी कि आपने इसे पहले नहीं टैकल करना है सबसे एंड पे। दूसरी बात यह है कि एक मार्च की सेल को पकड़ें और जहाँ जहाँ उसका असर आएगा, जहाँ जहाँ इम्पैक्ट आएगा, उधर उधर लेके जाना है आपने, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखें वेजेस। ये बहुत सिंपल होता है। वेजेस नॉर्मली जिस महीने में होती हैं उसी महीने में हमने पेमेंट करते हैं। ये आपने इसको गौर से देखना है। ये क्या है? पर मंथ।
अगर ये पर वीक होता और एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 1000 पर मंथ है, तो इसको आपने जो है वो वेजेस को, ये देखिएगा ये पेमेंट आपने 1000 ईच मंथ कर दी। देन आपके रेंट के लिए वो कहता है 2000 फॉर 3 मंथ्स पीरियड। ये देखिए ना, आ गया ना फ़र्क कि 2000 का 3 मंथ्स का पीरियड है। और द फर्स्ट पेमेंट फॉर द रेंट इज ड्यू इन 1 मार्च को आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो ये रेंट की एक पेमेंट करनी है जो कि 3 महीनों के लिए। अगली पेमेंट यहाँ पर आएगी जो कि नेक्स्ट आपका बजट बनेगा, यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि तीनों के लिए हमने कर दिया। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 1700 पर मंथ। बिजली का खर्चा हो सकता है, कोई और ऑफिस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कैश एक्सपेंस हैं, तो ये आपने करना है। और इसकी पेमेंट के लिए वो कह रहे हैं पेबल इन द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। ये देखिएगा ये 17 यहाँ नहीं आया, ये 17 इधर और यहाँ पर, और जो मे का होगा वो नेक्स्ट मंथ के अंदर फॉल कर जाएगा। सो जी ये आपका कैश बजट था। हमने करना क्या है, हमने कैश बजट बनाना है। देखिए मार्च की रिसीट टोटल आ गई 6000, इसको मैं ए कह देता हूँ। पेमेंट के अंदर आपने परचेजेस, वेजेस, रेंट और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस नहीं पे किए, फिक्सचर नहीं परचेज किया, डेप्रिसिएशन आती नहीं है, तो 11000। तो 6 में से 11000 माइनस करेंगे, 8000 आपके पास पहले पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है। बैलेंस क्या है, जो आपके पास बैलेंस पॉजिटिव है। तो यही बैलेंस नेक्स्ट महीने में आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और अप्रैल में हम देखते हैं 13000 इनफ्लो है आपका और 20700, क्योंकि वो इसकी भी पेमेंट कर दी थी ना आपने फर्नीचर की, तो 20700 आउट हो रहा है। तो आप 7700, ठीक है, ये जो है ना वो नेगेटिव कैश फ्लो में चलेगी, राइट। और 3000 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये आ गया आपका, ये आ गया नेट आपका बैलेंस जो है ना वो डेफिसिट के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा, वो बाय मिस्टेक मैंने इधर लिखा है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो नेट पॉजिटिव या नेगेटिव कैश फ्लो है, ये आपका सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। ये प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये डेफिसिट है। ये सरप्लस है 3000 शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए कर लें, पैसे अगर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपने पास रखें। और यहाँ पे डेफिसिट है 4700। अगर ये आपको नज़र आ गया है, अब मैनेजमेंट को एक क्लू मिल गया जी कि अब आपका अप्रैल में डेफिशिएंसी आएगी, ज़ाहिर है अब कैश इनको कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा। या तो ये जो उसकी पेमेंट है फिक्सचर की जो कि 11000 है, इसमें कुछ गुंजाइश निकालें या ओवरड्राफ्ट को जो है ना अरेंज करें। तो उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ में आते हैं मई के अंदर, तो ये वाला आपका ओपनिंग डेफिसिट इधर आ जाएगा और इसमें आपकी रिसीट 21 है, पेमेंट आपकी 13700 है, नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है और ऑलरेडी जो बैलेंस था डेफिसिट में चल रहा था, तो अल्टीमेटली जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका वो सरप्लस में आ जाएगा 26,000। तो ये आपका जो है ना वो मामला था कैश बजट का। सेकेंडली आपने इस पे वो कमेंट करना था, तो वो आप डिस्कशन में ऑलरेडी सुन चुके हैं कि मार्च के अंदर ठीक है मामला, अप्रैल में इन्हें अरेंज करना पड़ेगा या किसी के साथ क्रेडिटर को कुछ वो सेटल कर लें या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लें या फिर जो फिक्स एसेट है उसकी कोई रीस्केजुलिंग कर लें या पेमेंट की, तब वो इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैश बजट है। तो कैश बजट फ्यूचर के लिए होता है, ये हुआ नहीं अभी, हो सकता है, इसीलिए हम पहले इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये टॉपिक बनता है कि हम जो है ना रिपोर्ट बना के दे सकते हैं जी ये पोजीशन है, अब आप अपना ख्याल कर लें। तो प्लीज़ आई होप कि आपको समझ भी लगी हो, तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, काइंडली लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो सके और आप स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह ताला आपको खैरोफियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जो मैंने चंद गुजारिशात पेपर के वाले से इसमें किए हैं वो लाजमी आपने रखना है। ये मेरा मुख्तसर सा जो पढ़ाने का तजर्बा है उसका ये क्रक्स था कि ये जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है, कैश बजट का क्वेश्चन पकड़ते हैं और वो 3 घंटे के पेपर है, 3 घंटे बेचारे इसी में लगे रहते हैं।
ठीक है, जो मैंने टिप आपको दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रांजैक्शन को पकड़ें और सेपरेट करें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब लोग से तंदुरुस्ती के साथ रहें, एंड अल्लाह हाफिज़।